तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण के संदर्भ में। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में जमकर बोले। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण के अंतर्गत भले ही वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत बोल रहे थे, लेकिन मूलतः वह 2024 के आम चुनाव को लेकर देश को संबोधित कर रहे थे। वह बोल लोकसभा के अंदर रहे थे, लेकिन उनके केंद्र में देश की जनता थी। उन्होंने इस अवसर का पूरा उपयोग कुल मिलाकर 2024 के आम चुनाव के अपने एजेंडे को, अपनी सोच को देश भर तक पहुंचाने के संदर्भ में किया। उनके निशाने पर कांग्रेस, जो उनका पसंदीदा विषय वो थी, उन्होंने कांग्रेस को देश की विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और विपक्ष के संदर्भ में यह कहने से भी नहीं चूके कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि उसे विपक्ष में अभी नहीं कई दशकों तक रहना है। और यहां तक वह आत्मविश्वास के साथ लबरेज हो गए। आखिरी बिंदु पर पहुंचते पहुंचते उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों के फेर में नहीं फंसता। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही कह दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो हम 400 पार कर रहे हैं। एनडीए 400 पार करेगा और भाजपा अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी। वो देश जिसने 3 दशक तक स्पष्ट बहुमत की सरकार ना देखी हो किसी एक दल की, उस देश के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 370 के आंकड़े को पार कर जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या कुछ आज प्रधानमंत्री के भाषण में था? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही प्रियंका कुशवाहा, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, वह हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां देखेंगे। के लिए से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी, इंदिरा जी की सोच भी से ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे। अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के निशाने पर कांग्रेस थी, विपक्ष था, वो गठबंधन था जिसका नाम इंडिया था। तो चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी से ही करते हैं। और आशुतोष जी, आपसे जानना चाहते हैं, कहीं आत्मविश्वास ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या है कि अब की बार 300 पार का नारा हमने अटल जी के दौर में भी देखा था। प्रमोद महाजन जी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने दिया था, इंडिया शाइनिंग चला था। 300 पार की बात थी, 150 के लाले पड़ गए थे। तो क्या कहते हैं आशुतोष जी, इस बार 400 पार, 370, क्या कहते हैं? देखिए, 2014 को देखिए और 2019 को देखिए। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने ही 300 पार किया था जी। और जब देश की जनता ने 300 पार किया था तो स्वाभाविक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सर्वांगीण विकास को स्थापित करने का काम किया है, 55 से 60 करोड़ लोगों के का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर करने का काम किया है। 14 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से लोग नीचे आए, ऊपर आए हैं।
तो सवाल इस देश के अंदर देश के विकास को स्थापित करने का जो प्रयास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्य योजना के माध्यम से किया है। भारत के अंदर जो 800 योजनाएं अभी चल रही है, उस 800 योजनाओं ने भारत के विकास को कायाकल्प पहनाने में काम किया है। दूसरी बात आप समझिए, विकास कहते किसको है? विकास एक होता है कि जो दूरदृष्टि का विकास होता है, और एक होता है जो तुरंत विकास आपको अपनी आंखों के सामने से दिखने लगता है। विकास तभी स्थापित हो सकता है जब भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से आप अंकुश पहनाने में सक्षम होते हैं। आज आप देखिए, कल तक जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार का कारण क्या था कि केंद्र के माध्यम से जो पैसा आता था, वो पैसे बिचौलिए के माध्यम से ही अधिकारी या अन्य दलाल वर्ग के जो लोग थे वो खा लेते थे। आज वह स्थिति है क्या? आपको भी पता है, एक बटन दबता है और सारे अकाउंट में पैसा चला जाता है लोगों का। कहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं उभर करके सामने आता है। तो यदि हम 400 पार की बात करते हैं या कल हम 500 पार की भी बात करेंगे, तो भारत की जनता के विश्वास के आधार पर हम ये करते हैं, अन्यथा मेरा कोई विश्वास नहीं। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश के अंदर एक बार फिर नहीं, दोबारा भी होना चाहिए। बताइए, भ्रष्टाचार पर आप वार करते हैं, एक तरफ दावा आप ये करते हैं, और कभी अजीत पवार आपके साथ होते हैं, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा आपके साथ होते हैं, लोग इस पर सवाल उठाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है? इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का इतना रुझान है, भाजपा की संगठन क्षमता के आपके विरोधी भी कायल रहते हैं, इसके बावजूद भी ऐसे दागदार लोगों को अपने साथ जोड़ने की मजबूरी क्या रहती है, जिसके चलते कभी राकेश शेट्टी जी, कभी प्रियंका जी आपको कटघरे में खड़ा कर देती हैं? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। नहीं, उनको सबसे बड़ी बात क्या है, जिस व्यक्ति पर वो सवाल उठाते हैं उस व्यक्ति को निर्दोष करने का काम या दोष करने का काम तो अदालत करती है ना। तो भारतीय जनता पार्टी अपना न्यायालय तो नहीं चलाती है। यदि कोई अजित पवार या अन्य कोई पवार यदि दोषी साबित होंगे तो न्यायालय के माध्यम से होंगे, और न्यायालय के माध्यम से आप देख लीजिए कि आज हेमंत सोरेन को सत्ता छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा। उसी तरीके से यदि कोई ऐसा सवाल, कब हेमंत सोरेन को दोषी ठहरा दिया भाई? आरोपी तो है, ऐसे ही आरोप तो है, हेमंत बिस्वा शर्मा पर थे, ऐसे ही आरोप तो अजीत पवार पर थे। ये हेमंत सोरेन के संदर्भ में कब फरमान आ गया अदालत का? मेरी पूरी बात को पहले सुन लीजिए। हम आपको यह कह रहे हैं कि न्याय देने और नहीं देने का काम तो न्यायालय करती है, सजा देना और सजा करने का काम न्यायालय करती है। अभी जहां तक हेमंत सोरेन का मामला है, तो ईडी ने गिरफ्तार किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, स्वाभाविक है, देना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति देगा, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता देगा, मुख्यमंत्री देगा। लेकिन सवाल इस बात को समझिए, यदि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर इन 14 के बाद से भ्रष्टाचार का कोई भी ऐसा आप प्रकरण उभर करके सामने आया है क्या कि सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार है? आप सरकार की बात कीजिए, हम किस व्यक्ति को अपने साथ लाए हैं, किस व्यक्ति को नहीं लाए हैं, ये बात छोड़ दीजिए। आजादी के बाद से ये पहली सरकार है। छोड़ दे आशुतोष जी, वो क्या है, हम तो देवेंद्र फडणवीस की बात पर भी बहुत भरोसा किए थे ना। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिए। अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, तो इसलिए सवाल कर लेते। आप नाराज मत होइए, पर हम प्रियंका जी के पास जाएंगे और प्रियंका जी से जानना चाहेंगे, भाई अब आप लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई मन भी रखते हैं या आज आपकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई? ये सवाल इसलिए है कि अब की बार 400 पार, 370 केवल भाजपा अपार, तो ऐसे में आपके लिए क्या चारा है? क्या कहती है प्रियंका जी? देखिए, हम लोग जुमलों की तो राजनीति करते नहीं है, हम काम की राजनीति करते हैं। मोदी की नहीं, मुद्दे की राजनीति करते हैं। और इसलिए आपने देखा जो 17 साल में काम नहीं हो पाया, हम 17 महीने में करके दिखा दिए। आज बिहार में नौकरी के लिए कोई वर्ड हो गया है, नौकरी के लिए समानार्थी शब्द, तो तेजस्वी यादव हो गया। ये हमारा काम। और हम वाई टू वोट पे जाते हैं, हु टू वोट पे नहीं जाते हैं। किसको वोट करना है, सीधे क्यों वोट करना है, तो हम क्यों घबराएं। और जिस तरह से आज देख रहे हैं परेशान किया जा रहा है हेमंत जी को, और जिस तरह से बार बार मोदी जी भी ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ अपमान हो गया, ये हो गया, तो ओबीसी का अपमान तो पूरा का पूरा चरित्र रहा है जनसंघ का। कर्पूरी जी की माँ को क्यों गाली दिया गया? क्योंकि उन्होंने आरक्षण लागू किया। गाली देने वाले कौन? जनसंघ। तो मुझे तो लगता है मोदी जी बहुत फोकस करते हैं अब्रिविएशंस पे, छोटे करने पे। मेरा कहना है कि भाजपा को बीजेपी हटा के सीसीसी कर लेना चाहिए, कम्युनल, कास्टिस्ट, करप्ट, क्योंकि इनके मशीन में करप्ट साफ हो जाते हैं। कम्युनल तो ये लोग शुरू से रहे हैं, जनसंघ से निकले हैं, तो उनके ऊपर कुछ विचार ही नहीं करना है।
और रहा कास्टिस्ट, तो जिस तरह से हेमंत जी के ऊपर लगातार ये कहा गया कि एक आदिवासी बीएमडब्ल्यू में कैसे घूम सकता है, एक आदिवासी ये कैसे कर सकता है, आज आपने दो नेताओं को देश का बहुत बड़ा नेता खुद बना दिया अपनी गलती से। और वो दो नेता हैं तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी, क्योंकि अब उनके पीछे आदिवासी, दलित, बहुसंख्यक समाज और जो भी दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति हैं जो उन्नति तरक्की चाहते वो है, तो हम क्यों डरे। तो आप तो बहुत अभिनंदन करना चाहिए मोदी जी का। देखो, दो नेताओं को उन्होंने, जो एक राज्य भर के नेता थे, उन्हें देश का नेता बना दिया। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे प्रियंका जी? आभारी है कि नहीं आप? धन्यवाद के पात्र नहीं है वो प्रश्नवाची चिन्ह के पात्र हैं कि बार बार ओबीसी का मुद्दा तो आप उठा देते हैं, लेकिन वही कास्ट बेस्ड सेंसस से। अच्छा, एक बात बताइए, इस बात पर आप उनका सम्मान नहीं करना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न मोदी सरकार ने देने का फैसला किया? लालू जी जिस यूपीए सरकार के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होते थे वो ये काम नहीं करा पाए, पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते ये काम हुआ। इसके संदर्भ में तो आप धन्यवाद देना चाहिए। ये जनता दल की सरकार थी जिस समय में अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। और रही कर्पूरी जी की बात, तो कर्पूरी जी के जो आरक्षण के थीम्स थे, जो कर्पूरी जी का एक पूरा मूल्य था, वो क्या था कि समाज में बराबरी हो, किसी तरह का द्वेष ना हो, इसलिए वो आरक्षण लेकर के आए। पर लगातार उनकी मां को गाली दिया गया। आरक्षण कहां से आए? कर्पूरिया की मां बीप बीप बीप, मैं आगे बोल तक नहीं सकती, ये तक उनको कहा गया। और उनकी सरकार सिर्फ इसलिए गिरा दी गई, जनसंघ ने अपना समर्थन खींच लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरक्षण लागू किया। तो जनसंघ कैसे कर्पूरी जी की हो गई? और ये आरजेडी की सरकार थी, जब राबड़ी जी सरकार में बनी तो यही ईबीसी समुदाय का जो रिजर्वेशन था उसको 12% बढ़ाया गया। जब लालू जी आए 14 किया गया, और जब तेजस्वी जी आए, जब सरकार पार्टी का नाश कर लिया आप लोग। बोले दुकान बंद होने की नौबत आ गई क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं। क्या कहते हैं शेट्टी जी? मोदी जी की सलाह पर कुछ विचार करेंगे? उनकी टिप्पणियों पर कुछ विचार करेंगे? कुछ सुधार करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जो 2019 में बहुमत मिला, 14 में मिला जी, ये कांग्रेस को परिवर्तन करने के लिए नहीं मिला, देश चलाने के लिए मिला जी। और देश जब आप चलाते हैं, 10 साल हो गए आज, अभी भी आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को दोषी देते हैं जी 10 साल में। आप बताइए, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जी। आपको पेट्रोल कांग्रेस के समय में 60-70 रुपए का मिलता था, आप 100 के ऊपर ले गए। जी। एलपीजी सिलेंडर 450 का आपको महंगा लग रहा था कांग्रेस के समय, आज 1100 पे आ गए। जी। आप वन नेशन खिलाते हैं। आप विदेश से काला धन लाने वाले थे और मध्य जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, जिनका टीडीएस और इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता, तो आप गिफ्ट देने वाले थे 35% जी, और उनके अकाउंट में डालने वाले थे, उसका आप बात नहीं करते हैं। आपने 100 स्मार्ट सिटी बोला था, आज एक भी स्मार्ट सिटी का बात नहीं करते। तो कुल मिला के ये है कि आपको देश चलाना है, तब आप थोड़ा प्रिंसिपली मोरल तो रखिए कि जो चीज आप लोगों से जी वादा किया था 14 में, 19 में, वो पूरा तो करिए। राघव जी, क्या है, आज प्रधानमंत्री ने थोड़े दावे भी किए। उन्होंने ऐसा नहीं कि पुराने प्रधानमंत्रियों को कोसा ही, अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि हमने जो है 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रीकरण 10 साल में कर दिया। कांग्रेस अगर होती तो 80 साल लगा देती इतना काम करने में। उन्होंने ये भी बताया कि हमने इस दौरान 4 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, कांग्रेस को 60 साल लग जाते ये काम करने में। उन्होंने ये भी बताया कि हमने इस दौरान गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, शहरी गरीबों के लिए उन्होंने बताया कि 80 लाख मकान बनाए। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि इन 10 सालों में बहुत कुछ काम किया। और उन्होंने कहा कि अगली बार मेरी सरकार आने दीजिए, दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वह इस देश की बना देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। तो क्या करेंगे आप? मोदी जी की गारंटी के साथ जाना चाहेंगे तीसरे टर्म के लिए, या मोदी जी को अपदस्थ करना चाहेंगे? हिमांशु जी, आपने जो डेटा दिया है इस पे कैसे विश्वास करें? नहीं, मैंने डेटा नहीं दिया है, ये प्रधानमंत्री जी का भाषण है लोकसभा में, मैंने उसे कोट किया है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता जी, पर अभी अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, जी,
आपको याद होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, 450 रुपया में गैस सिलेंडर एलपीजी देने वाले थे जी। आज 2 से 3 महीना हो गया, अभी भी 1150 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है जी। कोई मीडिया के पास हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से ये पूछे कि आपने बड़े बड़े विज्ञापन दिया था, क्योंकि कांग्रेस 500 में देने वाली थी, आपने 450 का रेट कार्ड डाला, कब देने वाले हो? आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत ही कम पत्रकार बचे हैं जो मोदी जी को आंख से आंख मिलाकर ये पूछ सके कि आपने जो वादा किया वो कब पूरा करेंगे। चलिए राकेश जी, आपकी थोड़ी दुविधा दूर करता, मोदी जी ना सही पर भाजपा के प्रवक्ता तो हमारे साथ है ना आशुतोष जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई राकेश जी, कोई शिकायत है? आप दावा कुछ भी कर देते हो, पूरा पूरा करते नहीं हो, और जो आंकड़े आप बता रहे हो वो सच्चे हैं, इसमें भी कैसे एतबार करें? आशुतोष जी, कोई दलील आपकी कि भाई आप लोग घोषणा तो कुछ भी कर देते हैं, बाद में उस पर अमल करते नहीं। वो राजस्थान के संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं 450 में गैस कनेक्शन की आपने बात कही थी, पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा उनका कहना यह भी कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो दावे लोकसभा में किए हैं वो दावे सही हैं, आंकड़े सही हैं, इस पे कैसे यकीन करें? आपकी कोई दलील? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति इस बात को, जिस पार्टी के प्रवक्ता या जिस पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि हम उन पर कैसे यकीन करें, वो यकीन करें या यकीन ना करें, उनका कोई औचित्य का मामला नहीं है। इस देश के अंदर 140 करोड़ जनता ने भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास किया है। कांग्रेस विश्वास करे कोई मतलब नहीं है, राजद के लोग विश्वास करें कोई मतलब नहीं है। अरे जिस दल का आदर्श और जिस दल का काम ही केवल देश के अंदर जातीय उन्माद उत्पन्न करके देश की व्यवस्था और परंपरा और संस्कृति को नष्ट करना है, ये इस देश की जनता तो समझ रही है। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने स्थान पर आते हैं। किन लोगों ने बहिष्कार किया? इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। विश्वास करें या विश्वास ना करें, उससे क्या मतलब होता है? मतलब तो इस देश की जनता का है कि इस देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है। इन दल पर विश्वास नहीं है, इसलिए दल का आकार आप देख लीजिए। आज कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ चली गई। जो क्षेत्रीय पार्टियां या जो राष्ट्रीय पार्टी तथाकथित देश के अंदर काम करते हैं, आज उनकी स्थिति आप देख लीजिए। तो सवाल है कि उनका सवाल है कि ये कौन विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, शेट्टी जी करेंगे, क्या औचित्य बनता? औचित्यहीन व्यक्ति विश्वास करें या विश्वास ना करें, इसका कोई तात्पर्य नहीं। इसका कोई तात्पर्य नहीं। औचित्यहीन व्यक्ति भरोसा करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका जी कोई हस्तक्षेप करने जा रही है? जी प्रियंका जी, क्या करें? भाषा की शैली आप देख रहे हैं हिमांशु जी, औचित्यहीन मतलब जितना इस देश में 90% जिनकी आबादी है आप उनको औचित्यहीन बता दे रहे हैं। तो ये है भाजपा का असल चरित्र जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, 3 C's। और उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे, आखिर कैसे कोई युवा या कोई युवती प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करे। मैं सवाल पूछना चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता मौजूद है आशुतोष जी, इसका बस मुझे जवाब दे दीजिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था ना साल में, साल दर साल, हर साल रोजगार कहाँ है? ये क्या ये मोदी जी के कथन नहीं थे कि नोटबंदी मैं कर रहा हूं, अगर 50 दिनों का बस मुझे समय दे दो, अगर मैं विफल रहा तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। मोदी जी के कथन नहीं है, किनके कथन नहीं है? तो अरे भाई, जो अपना कहते हैं उस पे अमल नहीं करते हैं तो जनता के भरोसा करे तो कैसे करे और क्यों करे? प्रियंका ये दलील तो आपकी ठीक है, लेकिन ये तो बताइए ना कि इसके बावजूद भी जनता तो भरोसा कर ही रही है ना, वोट भाजपा को मिल ही रहे हैं ना। लोकसभा 2019 का नोटबंदी के बाद भाजपा ने जीता ना, और अभी भी इस बात के संदर्भ में क्या कहेंगे? आज उन्होंने आंकड़ा दिया प्रियंका जी कि हम 370 सीटें जीतेंगे, मतलब भाजपा, धारा 370 के प्रावधानों का खात्मा, और मोदी जी का ये कहना कि 370 तो भाजपा जीतेगी। इसे आप सहयोग मानती हैं या आप आने वाले समय का मुद्दा देख रही हैं? देश की जनता के साथ जुड़ने के संदर्भ में जो जनसंघ के समय था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, क्या कहती हैं मोदी जी की इस कम्युनिकेशन स्किल को लेकर? एक देश, ये कम्युनिकेशन स्किल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल जब किया जाए ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस देश में फ्रेटर्निटी की जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है, हमारा मूल्य है फ्रेटर्निटी, आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। इंडिया डाइवर्स है भाई, और यही डाइवर्सिटी तो सबसे खूबसूरत बनाते हैं इसको पूरे विश्व में, इसकी ही चर्चा होती है। जब सब कुछ आप वन कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा क्या? आप तो अपना एसेंस ही लूज कर देंगे। तो सीधी सी बात है, आप जुमलों में लोगों को फंसा रहे हैं और जनता हमें ही चुनने जा रही है, क्योंकि इंडिया नेवर
लूजेस, इंडिया ऑलवेज विंस, और हमारे अलायंस का नाम ही इंडिया है, तो हम तो जीतेंगे, हमने हारना सीखा नहीं है। अच्छा मैंने ये बात बताइए, विविधता के चक्कर में विभाजित हो जाए, ये कितना आपको भाएगा? धारा 370 के संदर्भ में जिसको एक कहा गया था स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि ये अस्थायी प्रावधान है, समय के साथ खत्म हो जाएगा, उसे खत्म करने के संदर्भ में पहल अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के हिस्से में आई है तो आपको ऐतराज क्या है? देखिए, उनको अगर 370 हटाना है तो उनको, जहां तक मुझे एहसास होता है कि उनको भारत का एक भूखंड चाहिए, वहां की जमीनें चाहिए, पर कश्मीरी उनको नहीं चाहिए, वहां के लोग उनको नहीं चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेबल होते तो जिस तरह से बार बार आपने डेटा देखा होगा कि कितने बार इंटरनेट कट किए गए, क्या लोग अभी आजादी से सांस ले रहे हैं? वहां पर लद्दाख में कल हजारों हजार लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो जो छुप रहा है मीडिया के सामने से, उसे दिखाने की जरूरत है। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, दूसरे की बात क्यों नहीं? जो वहां पे लोग महसूस कर रहे हैं वो दिखाया जाना चाहिए। तो जो जनता के साथ बीत रही है वो जनता ही बताएगी। तो वो जनता ही बताएगी। तो अब कुल मिलाकर आखिरी टिप्पणी चाहिए प्रियंका जी। मोदी जी ने तो आज ऐलान कर दिया आम चुनाव में अब की बार 400 पार। विपक्ष की तरफ से आपके कोई फिगर? ये 400 पार छोड़िए, ये 40 पार नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो देश की हालत उन्होंने कर दी है वो गर्त में पहुंचा दिया है। इस देश में सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो वो युवा और युवती हैं। प्रियंका जी, ये मेरे साथ में आपका आखिरी कार्यक्रम नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अपने आंकड़े पे पुनर्विचार करना चाहेंगे कि आपने कहा है कि 40 पार नहीं करने वाले हैं। क्या है बाद में मैं आपकी रिकॉर्डिंग इसी कार्यक्रम में दिखवाऊं और फिर आपको कोई और एहसास आए? तो इसलिए मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूं आपसे, कहीं आपको कोई सुधार तो नहीं करना, आवेश में निकल गया हो तो। क्योंकि मैं खुद एक यंगस्टर हूँ और मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो वो है कि मेरी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के बाद नौकरी हाथ में। क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मुझे झाल बजाना पड़े तो मेरे माँ बाप ने जितनी मेहनत की, मैंने मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो सब बेकार होगा। तो ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं का मुद्दा है। जो रोजगार नहीं लाएगा हम उनको नहीं लाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका कहना है कि जनता उनकी सरकार से इतनी प्रसन्न है, इतनी उल्लासित है, इतनी उत्साहित है कि अब के बार आने वाले आम चुनाव में भाजपा तो अकेले अपने दम पर 370 सीटें ले आएगी, जो एनडीए गठबंधन है वह भी 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा। इस देश की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। पर इसके उलट विपक्ष की संजीदा प्रवक्ता प्रियंका जी का यहां पर दावा है कि 400 की बात छोड़ी, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। 40 के आसपास कांग्रेस घूमती रही थी। जब आम चुनाव होगा और नतीजे आएंगे तब हम इस कार्यक्रम की क्लिपिंग को संभाल कर रखेंगे और उस समय जानेंगे कौन अपने आकलन में कितना सटीक बैठे। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। शायद नरेंद्र मोदी जी को आज याद थी, इसीलिए उन्होंने भविष्य को लेकर जो संभावनाएं दिखाई, साथ साथ अतीत के संदर्भ में भी दृष्टि डालना नहीं भूले। पर उनकी अतीत की दृष्टि जनता को कितनी भाई, इसका पता तो आने वाले समय में मिलेगा। और बहरहाल अब समय आपसे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।